वाले हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे चैप्टर्स को जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। तो आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं इसका नाम है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। अब इसके बारे में आप काफी कुछ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। इस पार्ट में हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं परावर्तन के बारे में और साथ में हम जानेंगे अपवर्तन के बारे में। तो शुरुआत करते हैं परावर्तन को समझते हुए। अगर हम परावर्तन की बात करें तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका मतलब क्या है, जिस एंगल से लाइट आएगी तो सरफेस पर टकराने के बाद, यानी कि जो दर्पण है उस पर टकराने के बाद उसी एंगल पे वापस चली जाएगी। जैसे कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, एंगल आई जो है वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा। किस केस में, जब परावर्तन हो रहा होगा। इसका दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, अभिलंब तथा परिवर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। अब यहाँ पे अभिलंब क्या है, जिस पॉइंट पर ये रिफ्लेक्शन हो रहा है यानी कि परावर्तन हो रहा है उस पॉइंट से हम क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर एक लाइन खींचते हैं, उस लाइन को कहा जाता है अभिलंब। तो ये जो तीनों लाइन है वो एक ही तल में है, यानी कि एक ही प्लेन में है। ये दो नियम है जो परावर्तन हर जगह पे फॉलो करता है। चलिए अब कुछ चीजें समझते हैं। पहला कि आभासी तथा वास्तविक में क्या डिफरेंस है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक इमेज जो बनी हो दर्पण के पीछे बनी है, जैसा कि नॉर्मल शीशों में होता है। हम जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशे के अंदर इमेज बनती है। अब शीशे के अंदर तो कुछ है नहीं, वो वहां पे तो कोई एरिया ही नहीं है, तो इस वजह से हमें ऐसा लगता है कि अंदर इमेज बन रही है और इसलिए वैसी इमेज को कहते हैं आभासी इमेज। अब जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी तरफ इमेज बन जाए तो उसे कहा जाएगा वास्तविक इमेज। परंतु जो नॉर्मल प्लेन दर्पण होता है उसमें वास्तविक इमेज कभी बनती ही नहीं। जब भी इमेज बनती है वो हमेशा आभासी होती है और समान आकार की होती है। तो चलिए समझते हैं वास्तविक इमेज आखिर बनती किन में। वो बनती है इनमें। ये क्या है, ये है गोलीय दर्पण। ये है पहला वाला अवतल दर्पण और दूसरा वाला है उत्तल दर्पण। इन्हें कैसे बनाया जाता है, एक बड़े से गोले के शीशे को काट दिया जाता है और उससे बनता है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब इसको समझते हैं कि यहाँ पे चीजें क्या क्या है। ये है हमारा दर्पण। इसका जो सेंटर पॉइंट होता है उसे कहा जाता है ध्रुव। इस सेंटर पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसे कहते हैं मुख्य अक्ष। आप वो जो सी देख रहे हैं वो है वक्रता त्रिज्या। जैसे कि पहले बताया गया है, ये क्या है, एक बड़े से सर्कल के छोटे से पार्ट को काटा गया है। तो उस बड़े से सर्कल का कोई तो रेडियस होगा, कोई तो सेंटर होगा, तो जो सेंटर है वही होता है वक्रता त्रिज्या। और जो F है वो सेंटर और जो ध्रुव है उसके बीच में होता है। और F से लेकर ध्रुव की जो डिस्टेंस होती है उसको कहते हैं हम फोकस दूरी, और F को कहा जाता है फोकस। तो ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे। चलिए अब समझते हैं गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। दरअसल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी अथवा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित होती हुई प्रतीत होगी। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर अवतल दर्पण है तो कोई लाइट अगर फोकस से पास होती है तो क्या होगा, वो प्रकाश पैरेलल निकल जाएगी। और अगर अवतल दर्पण की बात ना करके हम उत्तल दर्पण की बात करें तो अगर कोई लाइट पैरेलल आ रही है तो वो दूसरी तरफ तो जाएगी बट ऐसा लगेगा कि मिरर के पीछे फोकस पे वो मिल रही है। तो दोनों ही केस में ऐसा प्रतीत होगा कि जो लाइट है वो फोकस पे मिलेगी। दूसरा क्या है, दूसरा है गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र से गुजरने वाली जो किरण है वो परावर्तन के पश्चात उसी पथ पे वापस चली जाती है। इसका मतलब अगर आप कोई लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो वो वापस से उसी डायरेक्शन में उल्टी चली जाएगी। ये दोनों ही मिरर में होता है, चाहे आप अवतल की बात करें या उत्तल की। और तीसरा क्या है, आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु जो P है पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाती हैं। इसका मतलब क्या है, अगर P के ऊपर रिफ्लेक्शन हुआ है तो यहाँ पे एंगल I और एंगल R हमेशा बराबर होंगे। ये तीन चीजें हैं जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, गोलीय दर्पण की प्रतिबिंब बनाते हैं। तो ये कैसे बनाना है इसको आप बड़े प्यार से पढ़ सकते हैं, आपकी बुक में लिखा हुआ है। परंतु जो मेन चीज है जो एग्जाम में आती है वो है ये, आपको ये पता होना चाहिए कि वस्तु कहाँ पे रखी है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। और अगर आपको एक्चुअल में डायग्राम नहीं भी आता और अगर आपको ये याद है तो आप डायग्राम वहां पर सोच के बना सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये आप याद कर लीजिए। अवतल दर्पण के लिए 6 केसेस होते हैं, 3 ये केस हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए। अगले 3 केसेस ये हैं। उत्तल दर्पण के लिए 2 ही केस होते हैं। एक तो होता है जब वस्तु अनंत पर रखी हो और दूसरा जब अनंत तथा P के बीच में रखी हुई हो।
तो उत्तल दर्पण के लिए यही दो केस हैं, एक में बिंदु साइज बनेगा और दूसरे में छोटा। तो अल्टीमेटली उत्तल दर्पण से हमेशा जो इमेज बनेगी या प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि चिन्ह किस तरह से होते हैं। अगर ये हमारा दर्पण है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव। ध्रुव से पीछे की तरफ अगर हम जाएं यानी कि बाईं तरफ, तो जितनी भी चीजें होंगी वो नेगेटिव होंगी और दाईं तरफ सारी की सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। अगर हम ध्रुव से नीचे की तरफ जाते हैं तो सारी चीजें नेगेटिव होंगी और ऊपर की तरफ जाते हैं तो सारी चीजें पॉजिटिव होंगी। अब चलिए देखते हैं दर्पण सूत्र क्या है। तो ये है हमारा दर्पण सूत्र, 1/v + 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पे v, u और f क्या है, चलिए इसको समझते हैं। v होता है प्रतिबिंब की दूरी, u होता है बिंब की दूरी और f होती है फोकस दूरी। तो इसको आप कुछ इस तरीके से नाप सकते हैं। ये हमारा दर्पण है, ये हमारा फोकस, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ पर मान लीजिए ये है हमारा ध्रुव और ये हमारी कोई वस्तु है जिसकी इमेज डिस्टेंस यानी कि u क्या हो जाएगा, इसकी और p यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी। ये मान लीजिए इस इमेज की प्रतिबिंब बनी है। तो यहाँ पे जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो किससे नापेंगे हम, ध्रुव से, और वो हो जाएगी v। और यहाँ पर फोकस दूरी तो हमेशा f और p के बीच की दूरी होती है। तो इस तरीके से आप दूरी को नाप सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं आवर्धन की। ये क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो हमारा बिंब था उसके हिसाब से, उसके रेशो में जो हमारा प्रतिबिंब है वो कितना बड़ा है या फिर कितना छोटा है। तो इसको नापने का सिंपल सा तरीका क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई लीजिए और बिंब की ऊंचाई लीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा मैग्नीफिकेशन कितना है। परंतु दिक्कत क्या है कि हमें हर बार प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई नहीं दी होती। तो उस समय क्या करें, दरअसल मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला है। जो आवर्धन है हमारा m, वो बिंब की दूरी तथा प्रतिबिंब की दूरी से भी संबंधित होता है। किस तरीके से, ये होता है -v/u। तो आप मैग्नीफिकेशन के लिए दोनों फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई पता है तो h'/h का इस्तेमाल करेंगे, जहां पर h' हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई और h हो जाएगा बिंब की ऊंचाई। और अगर आपको v और u पता है तो माइनस का सिंबल लगाकर आप v यानी कि प्रतिबिंब की दूरी बटे में u यानी कि बिंब की दूरी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। इन दोनों से ही आपको आवर्धन पता चल जाएगा। अगर नेगेटिव आवर्धन आता है इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर पॉजिटिव आता है इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब जो बना है वो आभासी है और मिरर यानी कि जो दर्पण है उसके अंदर बना हुआ है। चलिए अब बात करते हैं अपवर्तन की। अपवर्तन क्या होता है, इसको समझने के लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो चीजें होती हैं वो ट्रांसपेरेंट क्यों होती हैं। दरअसल हम कैसे देखते हैं किसी चीज को, अगर किसी चीज पे लाइट पड़ती है और वो वहां से हमारी आंखों तक पहुंच जाए तो हम उस चीज को देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ चीजें जो होती हैं लाइट उनके थ्रू पास हो सकती है, जैसे कि शीशा जो होता है उसके आर पार लाइट जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि शीशे के दूसरी तरफ जो एप्पल रखा हुआ है हम उसे देख सकते हैं, परंतु क्या होता है जब लाइट शीशे से पास कर रही होती है तो वो उस तरीके से नहीं जा पाती जैसे वो हवा से जा सकती है, और इस वजह से लाइट थोड़ी सी मुड़ जाती है। और ये जो लाइट मुड़ जाती है यही होता है अपवर्तन। चलिए समझते हैं होता कैसे, अपवर्तन के नियम देख लेते हैं। तो ये है फिगर, लाइट आई और जब वो शीशे के अंदर गई तो वो क्या हुआ, क्योंकि स्पीड थोड़ी कम हो जाएगी लाइट थोड़ी सी मुड़ गई। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा हमारा आपतन कोण और आर क्या हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो इसका एक फॉर्मूला होता है sin i/sin r जो बराबर होता है एक कांस्टेंट के। यहाँ पर आपतित किरण और जो अभिलंब है उसके बीच के एंगल को कहा जाता है I, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के एंगल को कहा जाता है R। यहाँ पर जो साइन है वही वाला साइन है जो हम मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है ये दिया गया था स्नेल के द्वारा, इसी वजह से इन्हें कहा जाता है स्नेल का नियम। चलिए अब समझते हैं कि एक कांच के स्लैब से अपवर्तन किस तरह से होता है। यहाँ पर जो रोशनी है यानी कि प्रकाश की जो किरण है, आपतित किरण, वो सबसे पहले कांच के स्लैब में आएगी और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक अभिलंब बनाएंगे। अब यहाँ पे जो रोशनी है वो विरल मीडियम से यानी कि रेयर मीडियम से सघन मीडियम में आ रही है। तो यहाँ पे जो लाइट है वो अभिलंब की टुवर्ड्स मुड़ेगी, यानी कि ये लाइट इस तरफ मुड़ेगी और ये कौन सी लाइट बन जाएगी, अब ये किरण बन जाएगी हमारी अपवर्तित किरण। अब ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट वापस तो कहीं जाएगी नहीं। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा कांच का स्लैब है उसके दूसरी तरफ से लाइट बाहर निकल जाएगी, तो यहाँ पर भी अभिलंब बनाना पड़ेगा।
अब क्या हो रहा है, अब सघन मीडियम से क्या हो रहा है, रेयर मीडियम में लाइट जा रही है। तो इस बार क्या होगा, अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ेगी लाइट। इसका मतलब लाइट इस बार इस तरफ जाएगी और यहाँ पे जो लाइट बनेगी इसको कहा जाता है निर्गत किरण। यहाँ पर निर्गत किरण जो होता है वो आपतित किरण को अगर हम आगे बढ़ाते तो उसके पैरेलल होती है और यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होता है इसे हम d यानी कि पार्श्व विस्थापन कहते हैं। चलिए अब समझते हैं अपवर्तनांक कि ये क्या है। जैसा कि हम अब तक बात कर रहे थे कि क्या होता है, जब लाइट हवा से किसी और मीडियम में जाती है तो उसकी जो स्पीड होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अपवर्तनांक उसी से रिलेटेड है। अपवर्तनांक को विभिन्न माध्यमों में प्रकाश के संचारण की अपेक्षित चाल के संबंध किया जा सकता है। मतलब क्या है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल कितनी थी और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल कितनी थी, वो हो जाएगा हमारा अपवर्तनांक। प्रकाश की जो अधिकतम चाल होती है वो होती है निर्वात में, जो कि है 3 गुने में 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब अगर हम किसी का अपवर्तनांक निकालें जहां पर पहला माध्यम निर्वात हो, तो यहाँ पर माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होगा वो निर्वात के सापेक्ष माना जाएगा और यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। अब अगर यदि वायु में प्रकाश की चाल c है तथा माध्यम में प्रकाश की चाल b है तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा c बटे में b। चलिए अब बात करते हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। लेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है उत्तल लेंस और दूसरा होता है अवतल लेंस। अब लेंस जो है वो बनते हैं दो अलग अलग स्फीयर को साथ में जोड़ने से। तो अगर दो स्फीयर को जोड़ा गया है इसका मतलब क्या है, उसके अंदर दो फोकस होंगे और दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अब अगर हम लेंस से प्रतिबिंब बनाने की बात करें तो ये है हमारा उत्तल लेंस। उत्तल लेंस से इस तरह से प्रतिबिंब बनता है, ये आपकी बुक में बना हुआ है, आप इसे याद कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा कि रे डायग्राम कैसे बनाना है। अगर हम बात करें अवतल लेंस की तो वहां पर दो ही केस है, एक है अनंत का और दूसरा है अनंत तथा O के बीच में। O यहाँ पर हमारा ध्रुव कहा जा सकता है। चलिए अब देखते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र जो है वो लगभग दर्पण सूत्र जैसा ही है, बस यहाँ पर साइन थोड़ा सा चेंज है। लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर v का मतलब है प्रतिबिंब की दूरी, u का मतलब है बिंब की दूरी और f का क्या मतलब है, फोकस दूरी। जी हाँ, तो ये तीन चीजें v, u और f दर्शाती हैं। चलिए अब समझते हैं मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन। आवर्धन की बात करें तो यहाँ पर भी आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में बिंब की ऊंचाई यानी कि h डैश बटे में h। और यहाँ पर जो माइनस का साइन था वो हट जाएगा, ये हो जाएगा v बटे में u। यहाँ पर माइनस का साइन आपको नहीं लगाना है, परंतु यहाँ पर भी नेगेटिव का मतलब होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक बना है और पॉजिटिव का मतलब होता है कि प्रतिबिंब आभासी बना है। अगली चीज है लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर। और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 1 में फोकस दूरी के। तो P बराबर 1/f, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यूनिट तो आपको पता ही है, डायोप्टर। अब यहाँ पर उत्तल लेंस के लिए जो ये आंसर होता है वो आता है पॉजिटिव में और अवतल के लिए आंसर आता है नेगेटिव में। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इसमें हमने जाना परावर्तन एंड अपवर्तन। चलिए दोनों पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो अगर आपने सॉल्व कर लिया तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। वक्रता त्रिज्या हमें दी हुई थी, बिंब की दूरी दी हुई थी, हमें प्रतिबिंब की दूरी निकालनी थी और आवर्धन निकालना था। ये है कैलकुलेशन जिसकी हेल्प से आप ये आंसर निकालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं v पॉजिटिव में आया है और क्योंकि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो भी पॉजिटिव में आया है, हम ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब क्या होगा, आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और साइज में छोटा होगा क्योंकि जो हमारा आवर्धन आया है वो 1 से कम है। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। यहाँ पर हमें बिंब की साइज पता है, बिंब की दूरी पता है और फोकस दूरी पता है। हमें निकालना था प्रतिबिंब की दूरी और प्रतिबिंब का साइज। ये है कैलकुलेशन जिसकी हेल्प से आप ये आंसर निकालेंगे।
यहाँ पर हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी आ गई -37.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाएगा 6, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हो जाएगी -6 सेंटीमीटर। और इससे हमें पता चलता है कि प्रतिबिंब उल्टा बना है तथा आवर्धित है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगी संसार। इसे हम 2 भाग में कंप्लीट करेंगे। आज हम इसका पहला भाग करने वाले हैं, तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे मानव नेत्र के बारे में, फिर हम जानेंगे दृष्टि दोष को, और फिर हम अंत में जानेंगे कि प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है और ये कैसे होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, हम चीजों को कैसे देख पाते हैं, जब भी किसी चीज पे लाइट पड़ती है उसके बाद वो लाइट वहां से रिफ्लेक्ट होती है और हमारी आंखों तक आती है, और उससे हम चीजों को देख पाते हैं। पर हमारी आंखों में कुछ तो स्पेशल बात होगी जिससे हम चीजों को देख पाते हैं, क्योंकि हमारे और कोई ऑर्गन तो चीजों को नहीं देख सकता। तो इसके लिए हमें समझना पड़ेगा हमारी आंख को। हमारी आंख में एक तो होता है क्रिस्टलीय लेंस, जो क्या काम करता है, चीजों को हमारे दृष्टिपटल पे फोकस करता है। दूसरा होता है हमारे पास पुतली और परितारिका। इनका क्या काम होता है ये अभी हम समझेंगे। उसके अलावा हमारे पास होता है स्वच्छ मंडल, और साथ में हमारे पास होता है हमारा दृष्टिपटल, जहाँ पे सारी चीजों की इमेज बनती है, और वहां से ये दृष्टिपटल क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को लेके हमारे मस्तिष्क तक भेजता है, जिससे हमारा मस्तिष्क उसको प्रोसेस करता है और हमें बताता है कि आगे क्या चीज रखी हुई है। अगर हम पुतली और परितारिका की बात करें, तो परितारिका एक गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के साइज को नियंत्रित करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कैमरे में क्या होता है, एक होल होता है जिससे कि जो हमारी पीछे लेंस होती है उसके ऊपर लाइट आती है। पुतली भी कुछ वैसा ही होता है। आप ये समझ लीजिए कि आंख के अंदर एक होल होता है जिससे लाइट अंदर दृष्टिपटल पे जा सकती है। परितारिका क्या करता है, उस होल को या तो छोटा या फिर बड़ा करता है, परंतु इसमें कुछ समय लगता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि ये जो अंदर वाला हिस्सा है वो है हमारा पुतली, और ये जो बाहर वाला हिस्सा है वो है परितारिका। अब ये जो परितारिका है ये समय लेती है, इसका क्या मतलब है, मान लीजिए आप किसी घर में हैं और अचानक से लाइट चली जाती है, तो क्या होता है, सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है। पर क्या होता है, धीरे धीरे थोड़ी देर बाद हमें उस घर के अंदर चीजें दिखाई देने लगती हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हमारी परितारिका है वो हमारी पुतली के आकार को बड़ा कर देती है, जिससे बहुत कम लाइट भी जो होती है वो हमारी आंखों तक आ पाती है, और इससे हम बहुत कम लाइट वाले एरिया में भी देख पाते हैं, परंतु इसमें थोड़ा सा समय लगता है। चलिए अब जानते हैं समंजन क्षमता क्या है। दरअसल अभिनेत्री लेंस की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है, उसे समंजन कहते हैं। अब इसकी जरूरत क्या है ये समझ लेते हैं। लेंस के बारे में आप पहले ही जानते हैं, और लेंस में क्या होता है, हम ऑब्जेक्ट जहाँ पे रखते हैं उसके हिसाब से उसकी इमेज बनती है। कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहीं बनेगी, कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहीं बनेगी। तो अलग अलग जगह पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, यानी कि हमारा बिंब रखते हैं, तो अलग अलग जगह पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। परंतु अगर हम आंख की बात करें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट चाहे पास में हो या दूर हो, हमें दोनों की इमेज कहाँ पे चाहिए, दृष्टिपटल पे। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को तो पास ला नहीं सकते क्योंकि ऑब्जेक्ट तो दूर ही रहेगा, और ना ही दृष्टिपटल की लोकेशन को आगे पीछे कर सकते हैं। इसका मतलब हमें लेंस के आकार में बदलाव करना पड़ेगा, और यही जो लेंस का आकार बदलता है ये कहलाता है समंजन या फिर समंजन क्षमता। चलिए समझते हैं ये होता कैसे है। इसके लिए आपको ये 4 चीजें समझनी है। पहला तो बिंब, यानी कि वो चीज जिसे हमें देखना है। दूसरा प्रतिबिंब जो बनना चाहिए दृष्टिपटल पे। तीसरा है हमारा दृष्टिपटल जहाँ पे ये प्रतिबिंब बनेगा, और चौथा है हमारा पक्षमाभी पेशियां। ये क्या करती हैं, ये लेंस के आकार को छोटा या बड़ा करती हैं। अब चलिए इसको कुछ इस तरीके से समझते हैं। ये है हमारा दृष्टिपटल, और ये है हमारी आंखों का लेंस। ये है हमारी पक्षमाभी पेशियां, और ये हमारा एक एक्सिस है जो हमारी आंखों के बीच में से जा रहा है। अब मान लीजिए कोई दूर की वस्तु रखी हुई है, तो हमारी पक्षमाभी पेशियां अभी कुछ नहीं कर रही, तो लेंस पे ये लाइट आएगी और उसकी इमेज मान लीजिए कहीं भी बन गई। अब क्या है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि जो इमेज बनी है दृष्टिपटल पे बने। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो फोकल लेंथ है इसका उसको छोटा करना पड़ेगा। तो पक्षमाभी पेशियां क्या करेंगी, वो इस लेंस को पीछे की तरफ खींचेगी, जिससे क्या होगा, लेंस लंबा हो जाएगा। तो इससे क्या हुआ, अब फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी जो है वो कम हो गई है, और अब दूर की वस्तु जो है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, दृष्टिपटल पे। अब मान लीजिए अचानक से कोई वस्तु पास में आ गई, तो अब क्या है, फोकस दूरी बहुत कम है, इस वजह से जो इमेज बनेगी वो बहुत पीछे जाके बनेगी। हम चाहते हैं कि इमेज दृष्टिपटल पर बने, तो पक्षमाभी पेशियां क्या करेंगी, फिर से इस लेंस को छोटा कर देंगी,
और इसकी फोकस दूरी बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज वापस से दृष्टिपटल पे बनेगी। तो यही जो पक्षमावी पेशियां लेंस के आकार को बड़ा या छोटा कर रही हैं वो कहलाती हैं समंजन क्षमता। हमारी आंखें जो है वो सबसे ज्यादा दूर की जो वस्तु देख सकती हैं वो है इनफाइनाइट, मतलब वो जितनी भी दूर कोई वस्तु रखी है उसको देख सकती है। उदाहरण के लिए हम तारों को देख पाते हैं जबकि वो बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर है, परंतु पास में ऐसा नहीं है। दरअसल हमारी आंखें जो हैं वो कोई भी चीज अगर 25 सेंटीमीटर से ज्यादा पास में रखी हो तो उसको फोकस करके नहीं देख सकती। अगर आप बहुत पास में कुछ लेके आएंगे तो अगर आप उसको देखना चाहें तो ना तो आप उसको अच्छे से देख पाएंगे और साथ में ही आपकी आंखों में दर्द होगा, क्योंकि आपकी जो पक्षमावी पेशियां हैं वो लेंस को इतना मोटा नहीं कर सकती कि वो 25 सेंटीमीटर से पास की चीजों को देख पाए। परंतु ये दिक्कत नहीं है, 25 सेंटीमीटर के पास तो हमें वैसे भी कुछ नहीं देखना होता। दिक्कत ये है कि पक्षमावी पेशियां जो होती है वो एज के साथ साथ उतने अच्छे से काम नहीं करती, या फिर कई बार न्यूट्रिशन की कमी की वजह से या कुछ कारणों की वजह से ये अच्छे से काम नहीं कर पाती, जिसकी वजह से दृष्टि दोष होते हैं। तो होपफुली समझने क्षमता आपको समझ आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि ये दृष्टि दोष क्या है। सबसे पहला टाइप है निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, पास की चीजें तो बहुत साफ दिखाई देती हैं, परंतु अगर कोई चीज दूर रखी हुई है तो उसकी जो इमेज होती है वो दृष्टिपटल से पहले बन जाती है। इस दोष को किसी भी उपयुक्त क्षमता के अवतल लेंस के उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि होता क्या है। पहले केस में आप देखेंगे कोई चीज पास में रखी हुई है, तो पास में रखी हुई है तो इमेज कहाँ बन रहा है, दृष्टिपटल पे, तो मतलब यहाँ पर तो चीजें साफ सुथरी दिखाई देगी। दूसरे केस में क्या है कि लाइट इनफाइनाइट से आ रही है, मतलब कोई चीज बहुत दूर रखी हुई है, तो वहां पे क्या हुआ कि जो लाइट है जहां पर मिलनी चाहिए थी उससे पहले ही मिल गई। इससे क्या होगा, दृष्टिपटल पे एक ब्लर इमेज बनेगी और इसी वजह से हमें चीजें ब्लर दिखाई देंगी। तो इस दोष को ठीक करने के लिए क्या किया जाता है, अवतल लेंस का यूज किया जाता है जो लाइट को पहले डाइवर्ज कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइट पहले कन्वर्ज हो रही थी अब बाद में जाके कन्वर्ज होगी कहां पर, दृष्टिपटल पे, जिससे क्या होगा, हमें एक साफ सुथरी इमेज दिखाई देगी। दूसरी तरह का दृष्टि दोष जो है उसका नाम है दीर्घ दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, दूर की चीज तो साफ दिखाई देती है परंतु पास की चीज उतने अच्छे से दिखाई नहीं देती। ये जो दोष है ये यूजुअली बूढ़े लोगों में पाया जाता है। इस दोष को उपयुक्त क्षमता के उत्तल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई चीज अगर पास में रखी हुई है तो क्या होगा, उसकी जो इमेज है यहाँ पर देखिए आप सेकंड में क्या हो रहा है, पीछे की तरफ बन रही है। तो इसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, एक उत्तल लेंस लगाएंगे जो इमेज को हमारा जो दृष्टिपटल है उस पे बना देगा। तो इस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। एक तीसरे तरह का दोष भी है जिसे कहा जाता है जरा दूरदृष्टिता। इसमें क्या होता है, पास और दूर दोनों ही चीजें नहीं दिखाई देती अच्छे से। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, दो अलग अलग लेंस का यूज करते हैं। उत्तल लेंस को नीचे की तरफ लगाया जाता है ताकि पास की चीजें देखी जा सके, और अवतल लेंस को ऊपर की तरफ लगाया जाता है ताकि दूर की चीजों को देखा जा सके। अब चलिए समझते हैं एक प्रश्न। प्रश्न क्या है, एक व्यक्ति 30 सेंटीमीटर की दूरी से परे की वस्तुओं को नहीं देख सकता। दृष्टि दोष को संशोधित करने के लिए कितनी शक्ति के लेंस का उपयोग करना चाहिए। अब 30 सेंटीमीटर से दूर की चीजों को नहीं देख पा रहा, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे निकट दृष्टि दोष है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। यहाँ पर दोष तो पता चल गया। अब यहाँ पर आगे हमें एक लेंस लगाना है। चलिए मान लेते हैं हमें नहीं पता कौन सा लेंस लगेगा, परंतु हमें ये पता है कि इस लेंस का काम क्या है, जो इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट है उसको 30 सेंटीमीटर के अंदर ला दे। मतलब इसकी इमेज अगर वो 30 सेंटीमीटर पे बनाता है तो उससे क्या होगा, 30 सेंटीमीटर के बाद की चीजें तो आंखें देख सकता है, तो वो उसकी इमेज को देखेगा और उसे चीजें दिखाई दे जाएंगी। तो मतलब हम क्या चाहते हैं, ये लेंस क्या करे, जो U है उसको V पे बना दे, यानी कि -30 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ पर हम लेंस सूत्र लगा सकते हैं। हमें V पता है -30 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लेंस के दूसरी तरफ है यानी कि पीछे की तरफ, और U भी हमें पता है इनफाइनाइट, क्योंकि हम चाहते हैं इनफाइनाइट तक जितनी भी चीजें हैं उन सबकी इमेज 30 सेंटीमीटर पे बनाई जाए। और यहाँ पे हमें निकालना क्या है, F। तो लेंस सूत्र से हम F को निकाल सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर F आता है -30। तो लेंस की पावर क्या हो जाएगी, 1/F, that is 1/-30। परंतु ये सेंटीमीटर में है तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपका -3.33 डायोप्टर। मतलब जो लेंस लगेगा वो कितने का होना चाहिए, उसकी पावर होनी चाहिए -3.33 डायोप्टर की। तो इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि यहाँ पर जो लेंस लगेगा वो ये वाला लगेगा। चलिए अब बात करते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, कि ये क्या होता है।
अब यह अपवर्तन का ही एक ऐसा अवस्था है जहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रकाश का परावर्तन हुआ है। ऐसा कैसे? आपने अपवर्तन में ये जाना था कि क्या होता है, विरल माध्यम में अगर स्थगन माध्यम से लाइट आती है तो क्या होता है, वो अवे फ्रॉम नॉर्मल यानी अभिलंब से दूर जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ये आपतन कोण जो है ये अभिलंब से दूसरी तरफ मुड़ेगा। अब हमने क्या किया, आपतन कोण को बढ़ा दिया तो उससे अपवर्तन कोण भी बढ़ेगा। आपतन कोण को और बढ़ाया तो एक टाइम ऐसा आएगा जब यहाँ पे अपवर्तन कोण के बीच में और अभिलंब के बीच में 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसे कहा जाता है क्रांतिक कोण। अब अगर आप इसको और आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, अब लाइट वापस से अंदर आ गई। ऐसा लग रहा है देखने में जैसे इसका परावर्तन हो रहा हो। तो यहाँ पर आई अगर हम क्रांतिक कोण जो है उससे बड़ा कर दें तो क्या हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि लाइट का परावर्तन हुआ है। इसे ही कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। जब आपतन कोण को क्रांतिक कोण से भी अधिक बढ़ाया जाए तो आपतित किरण परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। प्रकाश की इस घटना को कहा जाता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसकी वजह से हमें इंद्रधनुष दिखते हैं। ये कैसे होगा इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए प्रकाश का विक्षेपण देखते हैं। ये है हमारा प्रिज्म जो हमारी हेल्प करता है प्रकाश के विक्षेपण में। ये करता क्या है, श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में क्रम में वियोजित करना, यानी उस घटना को कहा जाता है विक्षेपण। मतलब व्हाइट लाइट जो है वो एक ही रंग तो नहीं होता, बहुत सारे रंगों से मिलकर बना होता है। तो उसी को अलग अलग करने की जो प्रक्रिया होती है वो कहलाती है विक्षेपण। जो प्रिज्म है वो व्हाइट लाइट को 7 अलग रंगों में बांट देता है जिससे वो मिलकर बना था। तो अधिकतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, रेड कलर का, और न्यूनतम तरंग दैर्घ्य किसका होता है, वॉयलेट का, यानी कि बैगनी कलर का। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरीके से ये ऐसा होता है। श्वेत प्रकाश जब आती है तो प्रिज्म पे जाती है और उसका अपवर्तन होता है और यहाँ पर ये 7 अलग अलग कलर में बट जाती है, जो कि है विबग्योर। नीचे से ऊपर की तरफ आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, वॉयलेट, इंडिगो एंड सो ऑन। चलिए अब बात करते हैं कि क्या इसको वापस से ठीक किया जा सकता है। दरअसल इसके बारे में न्यूटन ने बताया था कि अगर एक प्रिज्म एक व्हाइट लाइट को 7 रंगों में बांटता है तो अगर हम एक प्रिज्म एक और लेके जाएं और उसको वहीं पर उल्टा रख दें तो वो क्या करेगा, वापस से उन 7 रंगों को कंबाइन करके हमें वापस से व्हाइट लाइट देगा। तो श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का ये जो पुनर्योजन है इसके बारे में हमें किसने बताया, न्यूटन सर ने। चलिए देखते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में पहले तो हमने जाना मानव नेत्र के बारे में, उसके बाद हमने जाना दृष्टि दोष के बारे में और फिर हमने जाना प्रकाश का विक्षेपण क्या होता है। अब आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस हैं, इनका आंसर बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि इसका आंसर क्या होगा और कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। यहाँ पर जो दोष है वो है निकट दृष्टि दोष। यहाँ पर आरेख आप कुछ ऐसे बनाएंगे और यहाँ पर लेंस का जो इस्तेमाल होगा वो होगा अवतल लेंस। यहाँ पर आप आरेख देख सकते हैं, इसके बारे में हमने अभी अभी डिस्कस किया था। चलिए देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। इस दूसरे भाग में हम क्या जानने वाले हैं, जैसे कि हम जानते हैं हम सिर्फ उन चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं जो एग्जाम रिलेटेड है और जिनसे हमें नंबर मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंद्रधनुष के बारे में, वायुमंडलीय अपवर्तन के बारे में और प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में, क्योंकि इन तीनों ही टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंद्रधनुष को समझते हुए। अब सिटीज वगैरह में इंद्रधनुष तो वैसे दिखाई देते नहीं, पर चलिए जानते हैं कि आखिर ये बनते कैसे हैं। जब भी बारिश होती है और बारिश में दाईं तरफ पे सूरज होता है तब इंद्रधनुष बनने के चांसेस होते हैं। होता क्या है कि सबसे पहले जो पानी की ड्रॉप है उस पे जो सूरज की रोशनी है उसका अपवर्तन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी का जो ड्रॉप है वो एक प्रिज्म जैसे आकार का है। उससे क्या होता है कि व्हाइट लाइट यानी कि जो प्रकाश है वो 7 रंगों में, अलग अलग रंगों में बदल जाता है। इसके बाद क्या होता है, जब ये लाइट अंदर जाती है तो इसका
परावर्तन होता है। अब आप यहाँ पर जान सकते हैं, देख के कि यहाँ पर कौन सा परावर्तन हुआ है। यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं हुआ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ है। और उसके बाद जब लाइट यहाँ से बाहर आती है तो उसका फिर से एक बार अपवर्तन होता है। तो बेसिकली लाइट का 3 बार अपवर्तन होता है, जिसके बाद जाकर हमें जो रेनबो यानी कि इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंद्रधनुष कैसे बना है। तो लाइट पीछे से आई है, परंतु इंद्रधनुष हमें कहाँ पर दिखाई देगा? आगे की तरफ। और जो इंद्रधनुष होता है वो हमेशा बो यानी कि धनुष के शेप का दिखता है, परंतु यहाँ पे जो इंद्रधनुष है वो बो के शेप का नहीं होता, वो होता पूरा सर्कल है। अगर आप किसी ऊंचाई से इंद्रधनुष को देखें तो आपको एक पूरा चक्र इंद्रधनुष का दिखाई देगा। चलिए अब बात करते हैं वायुमंडलीय अपवर्तन की। आखिर ये क्या चीज है, चलिए समझते हैं। कोई भी आकाशीय वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होता है, मतलब कि जहां पर वो एक्चुअली है उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। ऐसा क्यों होता है? ये होता है वायुमंडल की वजह से। चलिए समझते हैं। ये है हमारी धरती और इसके पास है बहुत सारी हवा, जिसको हम वायुमंडल कहते हैं। अब वायुमंडल में क्या होता है, जो वायु होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से होती है। मतलब जो अर्थ के पास वाली वायु होती है वो बहुत ज़्यादा सघन होती है, और जो दूर होती है वो बहुत हल्की होती है, तो विरल होती है। तो इससे क्या हुआ, अब अगर मान लीजिए अंदर सघन वायु है और बाहर विरल वायु है तो क्या होगा, यहाँ पर होगा अपवर्तन। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। मान लीजिए अगर हम किसी तारे को देख रहे हो तो क्या होगा, तारे से लाइट आएगी और यहाँ पर अभिलंब बनाएंगे। अब यहाँ पर विरल माध्यम से सघन माध्यम में लाइट आएगी तो क्या होगा, जहाँ पर अभिलंब बनाए उसकी तरफ ये लाइट मुड़ जाएगी, तो लाइट को उस तरफ मोड़ दीजिए। अब अगर ये लाइट आप सीधी करेंगे तो आपको जो तारा दिखेगा वो कुछ इस जगह पे दिखेगा। तो आप देख सकते हैं कि तारा जहाँ पे है उससे थोड़ा ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है। तो ये जो फिनोमेना है इसी को कहा जाता है वायुमंडलीय अपवर्तन। यहाँ पर वास्तविक स्थिति नीचे थी, परंतु जो हमारी